नमस्कार मित्रों, आज है श्री गणेश चतुर्थी। भगवान श्री गणेश जी के जन्मोत्सव की समस्त संसार को, समस्त देशवासियों को, आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अपने कार्य के आनंद की अनुभूति ही सुख का स्रोत है। अर्थात आप जो भी काम कर रहे हैं, जो लक्ष्य आपने लिया है, जिस लक्ष्य को लेकर के आप काम को कर रहे हैं, उसमें आनंद लीजिए। अपने कार्य की सफलता जो आनंद देती है, वही सच्चा सुख है। उसको अनुभूत कीजिए, उसको महसूस कीजिए और प्रतिदिन अपने काम के लगातार करने से, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है, वही सच्चा सुख है। आज 31 अगस्त। आज के अंक में हम दैनिक जागरण के समाचारों के महत्वपूर्ण खबरों को विश्लेषित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए श्रृंखला कैसी लग रही है, कुछ सुझाव भी दीजिए। साथ ही साथ शेयर करके दूसरे अभ्यर्थियों को, अन्य लोगों को इस इन्फॉर्मेशन युग में सबकी जानकारियों को बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं। EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण की वैधानिकता पर सुनवाई करेगी संविधान पीठ। जब ये आरक्षण दिया गया था, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये बना। उसके बाद से ही ये चर्चा में रहा है, क्योंकि 50% की जो सीमा है, लिमिटेशन है आरक्षण की, उसको ये क्रॉस कर जा रहा है। इसको अलग से लाया जा रहा है। इंदिरा साहनी केस में जिस प्रकार से 10% आरक्षण को गैर कानूनी ठहरा दिया गया था, तो इसके लिए भी वही आधार बनाए गए हैं और इसमें कहा गया है कि ये संवैधानिकता इसकी खतरे में है और ये 50% की सीमा को पार कर रहा है, तो इसीलिए इसको गैर संवैधानिक करार दिया जाए और इसको समाप्त किया जाए। तो इसके लिए अगले माह 6 सितंबर को इसमें सुनवाई होगी और 13 सितंबर से नियमित सुनवाई, रेगुलर जो है हायरिंग, इसके ऊपर होगी। और जब इसका निश्चित निर्णय आएगा तब हम इस पर फिर से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें नहीं हैं। PM मोदी INS विक्रांत को नौसेना में करेंगे शामिल। INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसको नौसेना में शामिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तारीख को? 2 सितंबर को। ये कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड में इसको सिर्फ नौसेना को शामिल करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। नौसेना के नए निशान यानी इनसाइन का भी अनावरण करेंगे। नया जो लोगो हम जिसको कह सकते हैं, नया निशान जो है, इनसाइन उसको बोलते हैं, उसका भी अनावरण करेंगे। वहीं इसके इतिहास के बारे में अगर हम जानना चाहें तो नौसेना का नामकरण जो है 2 अक्टूबर 1934 को रॉयल इंडियन नेवी के रूप में किया गया था और जिसको बाद में यानी स्वतंत्रता के बाद रॉयल शब्द हटा करके इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना कहा जाने लगा। और ये जो हमारा विक्रांत है, ये पूर्णतः स्वदेशी है। ये इसका निर्माण जो है पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली जो सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड कंपनी है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, उसने किया है। और इसमें ये अभी तक का सबसे बड़ा है, विशाल है और 20,000 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। 10,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगी सरकार। केंद्र सरकार ने जेनेसिस कार्यक्रम चलाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको चला रहा है
और इसमें 10,000 स्टार्टअप्स को इंसेंटिव्स के माध्यम से इसको अलग से कोष आवंटित किया गया, अलग से फंड जो है अलॉट किया गया है। डिजिटल इंडिया जेनेसिस कार्यक्रम की घोषणा जो सरकार ने की थी जुलाई में, इसमें 750 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं और 73,000 से ज़्यादा स्टार्टअप भारत में भी काम कर रहे हैं, जिनमें से 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 अरब से ज़्यादा जिनकी वैल्यू है, ऐसे स्टार्टअप यूनिकॉर्न कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2-3 बातें हमको ध्यान रखनी है। पहला, डिजिटल इंडिया जेनेसिस कार्यक्रम। दूसरा, ये कौन चला रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तीसरा, भारत में अभी तक 73,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं। चौथा, 100 से ज़्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? पाँचवा, $1 अरब से ज़्यादा मूल्यांकन वाले जो स्टार्टअप हैं उनको यूनिकॉर्न कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तेज गति और लापरवाही से होते हैं अधिकांश सड़क हादसे। सड़क सुरक्षा, परिवहन सुरक्षा, जान माल की हानि नहीं होना ये बड़ा मुद्दा है। अभी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में वही आंकड़े हैं, इस खबर में वही जानकारी दी गई है। जैसे 14,622 लोगों की जान ट्रक लॉरी जैसी भारी वाहनों के कारण हादसे में गई है और 81,410 जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे के बीच हुई है। 59.7% यानी लगभग 60% सड़क हादसे जो है वो तेज गति से वाहन चलाने के कारण होते हैं और 2021 में कुल 4,03,116 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। 25.7% लगभग 25.5% जो है लापरवाही और ओवरटेकिंग के कारण सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इनकी संख्या 1,03,629 रही है। 30% सड़क दुर्घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। रिहायशी शहरी इलाकों में 29.7 लगभग 30% दुर्घटनाएं हुई हैं। 53,615 लोगों की मौत नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना के कारण से हुई है। तेज गति से के कारण से जो 87,000 से अधिक मौतें हुई हैं, यानी 27,050 लोगों की जान गई है। और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण से 42,853 लोगों की मृत्यु हुई है। तो हमारे को यहाँ महत्वपूर्ण यह है किस किस कारण से जोखिम में जान होती है। तेज गति से वाहन चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना, शराब पी करके यानी नशा करके वाहन चलाना, उसके साथ साथ वाहनों में तकनीकी खराबी के कारण से, खराब मौसम के कारण से दुर्घटनाएं होती है। वहीं नियमों का पालन न करने से दोपहिया वाहन ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनका बैलेंस नहीं बनता, उसमें जान जाने के जोखिम सबसे ज़्यादा होते हैं। कार और 4 पहिया वाहनों से भी जान जाती है, वहीं बड़े वाहनों से टकराने से जान जो है ज़्यादा जाती है। ये जो है कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जनवरी का माह जो है वो सबसे खतरनाक होता है सड़क दुर्घटना की दृष्टि से, क्योंकि उस समय कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, मौसम के कारण से उस समय जान जाती है। वहीं जो रात को 6 से 9 बजे के बीच का जो है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला समय रहता है, सबसे ज़्यादा वाहन उस समय चलते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं भी उसी समय पर होती हैं। वहीं खराब सड़कों के कारण से भी दुर्घटनाएं होती हैं। सड़कों का कम चौड़ा होना, यानी अगर उनके बीच में डिवाइडर नहीं है और पर्याप्त उनकी चौड़ाई नहीं है तो उसके कारण से भी वाहन जब क्रॉस करते हैं तो सड़क दुर्घटना हो जाती है। तो ये सब कुछ कारण हैं जिनको हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे जैसे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, जिनके लिए पर्याप्त जो ओवरटेकिंग लाइन दी जा रही है,
ये सभी इसके लिए हमको सुझाव हो सकते हैं, तो इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें रिपोर्ट में कुछ और खबरें दी हैं, उनका भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। नक्सली हमले में 40 पुलिसकर्मी बलिदान हुए हैं। बीते साल 2021 की बात हो रही है। 18 पुलिस जवान आतंकियों, जिहादियों, कट्टरपंथियों के हमले में बलिदान हुए हैं। और वहीं जो 427 पुलिसकर्मी बलिदान हुए हैं, उसमें 233 कांस्टेबल रैंक के हैं। तमिलनाडु में 56 पुलिसकर्मियों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। वहीं आपराधिक मामलों की बात करें, यानी जो आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज होते हैं, यानी भारतीय दंड संहिता के केस रजिस्टर जो होते हैं, उनमें महाराष्ट्र 2021 में सबसे ज़्यादा जो है आंकड़ों वाला शहर है। मुंबई आंकड़ों वाला राज्य है। वहीं मुंबई जो है वो सबसे ज़्यादा केस दर्ज करने वाला शहर है। 174 मामले अकेले मुंबई में हर रोज़ होते हैं। वहीं दंगों के मामले में भी महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है, नंबर 1 पर है। 8,709 दंगों के केस महाराष्ट्र के अंदर दर्ज हुए हैं। इनमें सांप्रदायिक दंगे, राजनीतिक दंगे, जाति विवाद को लेकर के दंगे, ये सभी शामिल हैं। इस खबर में इतना ही, और इसमें कुछ हमने पॉइंट्स दिए हैं, उनको आप नोट कर लेना। अगर आपने ठीक से नहीं सुना, दोबारा से उसको ज़रूर सुनना और अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। बिना चीरफाड़ होगा गंभीर बीमारियों का इलाज। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इंडियन सोसाइटी ऑफ वस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ये संस्था है जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी तकनीक है उसके बारे में प्रचार करती है, प्रसार करती है। ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की भूमिका कैंसर के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण बनती जा रही है, जिसमें जो थेरेपी दी जाती है वो थेरेपी जलने यानी वर्न करने की और जमाने की है, फ्रीज करने की है, और इससे कैंसर की कोशिकाएं वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। और इसमें समय भी कम लगता है। पूरा 1 दिन में सुबह से शाम तक इलाज हो जाता है, क्योंकि चीड़फाड़ नहीं होती है या मिनिमम होती है। शाम को आपको छुट्टी भी मिल जाती है। इसमें धमनी के मार्ग के माध्यम से जो कीमोथेरेपी की जाती है, जो इंट्रा आर्टेरियल इन्फ्यूजन, इस तरीके से ये भी तरीका है। इंटरवेंशनल इंट्रावेनस जो अभी कीमोथेरेपी होती है, यानी जिसको इंटरवेंशनल इंट्रावेनस बोलते हैं, यानी जो नसों के अंदर से जाकर के कीमोथेरेपी करती है, अभी वो विधि जो है खतरनाक होती है, उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये लीवर के कैंसर में भी बहुत कारगर है। जो कैंसर रोगियों में दर्द के लक्षण का प्रभावी ढंग से मैनेज करने और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी सक्षम है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के डॉक्टर भी मेडिकल प्लम्बर माने जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से अगर वॉश बेसिन में कहीं पाइप में कचरा फंस जाता है तो प्लम्बर आकर के उसको साफ़ करता है, तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का काम भी यही है कि जो वेंस हैं, जो धमनी और सिराएँ हैं, उनको साफ़ कर देता है। और लगभग सभी बीमारियों को जो है बिना चीर-फाड़ के ये इलाज कर सकती हैं। केवल हार्ट डिसीज़ यानी हृदय रोगों को ये नहीं संभाल पाती हैं, नहीं संभालती हैं। और अब ये सस्ता इलाज इसका और सस्ता हो जाएगा, क्योंकि 2023 तक इसके लिए जो उपकरण हैं, जो ज़रूरी सामान है, वो बाहर से आता था, अब देश में ही बनने लगेगा। यानी स्वदेश से ही स्वदेश निर्मित ही सामान उसमें यूज़ होगा, तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ये पश्चिमी एशिया के देशों, अफ्रीका के देशों और पड़ोसी देशों के कई मरीजों को जो है भारत में लाने के लिए आकर्षित करेगा। तो भारत वैसे भी हेल्थ सेक्टर में एक ट्रीटमेंट हब बनता जा रहा है, और है भी। सस्ता इलाज यहाँ मिलता है, तो इससे और ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे, और हमारा जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमको इस
इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से मिलने वाली है। इसके क्या क्या लाभ होते हैं? मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स, रिड्यूस्ड रिस्क, कम से कम खतरा होता है, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टेज, हॉस्पिटल में बहुत कम समय के लिए रुकना होता है, लोअर कॉस्ट, कम लागत होती है, ग्रेटर कंफर्ट, आराम ज़्यादा जल्दी मिलता है, ज़्यादा मिलता है, क्विकर कॉन्वलेसेंस, यानी बहुत जल्दी जो है रिकवर करते हैं, रिटर्न टू वर्क, जल्दी से आप काम पे जा सकते हो। जितना जल्दी आप काम पे जाओगे देश के विकास में उतना आप योगदान करोगे, अपना भी विकास करोगे, परिवार का भी सहयोग करोगे और देश का भी विकास करोगे। अकेले दम काम करता है स्टैंड एलोन 5G नेटवर्क। 5G नेटवर्क की कुछ विशेषताएं इस खबर में दी गई हैं कि स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन क्या होता है। स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क का मतलब होता है कि ये इसके लिए अलग से पूरी व्यवस्था लगाना, पूरे जो ऑप्टिकल्स हैं वो दोबारा से उस पर भेजना, इसकी टेक्नोलॉजी पूरी अलग है, तो उसको पूरा तंत्र ही इसका अलग से काम करता है। यानी ये दो प्रकार का होता है, स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन में नेटवर्क 5G सेवा पूरी तरह स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और कंपनी को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बुनियादी ढांचा, वो पूरा बनाना पड़ता है। और 4G सेवा से पूरी तरह ये अलग होता है। जबकि नॉन स्टैंड अलोन में होता है कि 4G सर्विस जिससे चल रही है उसको ही अपग्रेड करके 5G सेवाएं दी जाती है, वो नॉन स्टैंड अलोन कहलाता है। इसकी कैपेसिटी भी अलग होती है। ये नेटवर्क जो है यानी स्पीड जो है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पैदा कर देता है। स्टैंड अलोन नेटवर्क स्लाइसिंग की सुविधा होती है, जिसके कारण जो भी 5G स्पेक्ट्रम जो अलॉटेड है उसको प्रभावी रूप से उपयोग करवाती है, उतना उसका उपयोग होता है। और इसके लिए पहले कंपनियां क्या करती हैं, यानी नॉन स्टैंड अलोन पे जाती हैं, फिर धीरे धीरे स्टैंड अलोन की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि तब तक समय लगता है सभी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। डिवाइस भी इसके अलग अलग होते हैं। हमने देखा होगा कुछ फ़ोन में 5G सपोर्टेड होते हैं, कुछ फ़ोन 5G सपोर्टेड नहीं होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स। तो दोनों के लिए अलग डिवाइस, अलग टेक्नोलॉजी होती है। और कुछ फ़ोन, आजकल तो ज़्यादातर फ़ोन जो नए आ रहे हैं वो सभी 5G सपोर्टेड ही आ रहे हैं। ऐसे ही जो इनका लाभ क्या होगा, इनका लाभ इंटरनेट में स्पीड का हो जाएगा। जैसे 5G की स्पीड जो है वो 10 गीगाबाइट प्रति सेकंड यानी Gbps होती है, 10 Gbps। वहीं 4G की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 100 Mbps, 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड। दूसरा अंतर जो है लेटेंसी का होगा। लेटेंसी का मतलब होता है कि जो डिवाइस द्वारा जो डेटा भेजा जाता है उसमें कितना समय लग रहा है, तो उसमें कम से कम समय लगता है। जितनी कम लेटेंसी होगी उतना जल्दी डेटा आपका पहुंच जाएगा, उतनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है। और 5G नेटवर्क से जो है वो ये लेटेंसी कम हो जाएगी। जो नेटवर्क बिजी रहता है, अभी कहते हैं नेटवर्क बिजी, वो बिजी होने की जो समस्या है उसमें भी राहत मिलेगी। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक हैं, उनका भी ज़्यादा लाभ मिल पाएगा 5G सर्विस से। तो 5G के लाभ क्या क्या हैं? लागत और समय में अंतर होता है। नॉन स्टैंडर्ड नेटवर्क पहले से चल रही 4G सेवाओं से संबंधित होता है, इसीलिए उसमें अलग से ढांचा बनाने के लिए खर्च नहीं होता है। और स्टैंड अलोन जो है नेटवर्क में अलग से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, तो उसमें खर्च भी ज़्यादा होता है। तो ये कुछ मुद्दे इसमें लिखे हुए हैं और उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो हम समझ सकते हैं कि 5G से देश की संचार क्षेत्र में क्रांति आने वाली है। और इसको आप अभी हम उतना ज़्यादा कल्पना नहीं कर सकते, इसके आने वाले समय में 2-4-5 साल में अद्भुत परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। भयावह होता जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में कहा गया है कि ये बहुत अच्छा आर्टिकल है कि जो पॉल्यूशन है GS3 पर्यावरण से संबंधित है,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि देश में 350 से भी अधिक नदियां जो हैं वो प्रदूषित हैं, और इससे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनका, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वो नष्ट हो रहा है। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र इसका यानी वाटर इकोलॉजिकल सिस्टम, वो क्या होता है, उससे जो उसमें जैविक तत्व हैं, जो प्राणी हैं, जंतु हैं, पौधे हैं, वो सब जो है मर रहे हैं। और हम सबको पता होना चाहिए कि 1957 में लंदन की जो नदी है टेम्स, उस नदी को जैविक रूप से यानी ऑर्गेनिकली, बायोलॉजिकली उसको डेथ घोषित कर दिया गया, उसको मृत घोषित कर दिया गया था। और पिछले साल ही यानी 2021 में ही उसको प्रदूषण मुक्त किया गया है, यानी उस पर काम किया गया है, उसको जैविक रूप से जीवित किया गया है, यानी उसमें दोबारा से जीव जंतु और पेड़ पौधे पनपना शुरू हुए। क्योंकि टेम्स के किनारे से बहुत सारे जो है फैक्ट्रीज होती थी, और वहाँ से जो कचरा निकलता था वो टेम्स में जाता था, उसके कारण से उसका जो बायोकेमिकल डिमांड है, ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या हो गई थी, बहुत कम हो गई, जिससे जंतु मर गए थे। जल प्रदूषण हमारे जीव जंतुओं, पारिस्थितिकी के लिए तो खतरनाक है ही है, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। जब किसी भी पानी की या कहीं पर भी पानी की गुणवत्ता या क्वालिटी में गिरावट आती है या बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, उसका आर्थिक विकास 1/3 हिस्से को कम कर दे। आर्थिक विकास में 1/3 जो है कम हो जाता है, यानी आर्थिक विकास का 33% जो है बाहर हो जाता है। इतनी कमी आ जाती है। अगर हमने नदियों को स्वच्छ कर दिया, जल को स्वच्छ कर दिया, तो इससे लोगों की कार्य क्षमता बढ़ती है, आर्थिक बचत भी होती है, लोग कम बीमार पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। उसके साथ साथ दूसरे पॉइंट्स हैं कि जो खर्चा हम जल को शुद्ध करने में लगा रहे हैं, वो खर्चा भी कम हो जाएगा। क्यों? अगर हमने नदियों को स्वच्छ कर दिया, जल को स्वच्छ कर दिया, तो हमको वो स्वच्छ जल लाने के लिए अलग अलग मशीनें लगानी पड़ रही हैं, वो भी नहीं लगानी पड़ेंगी। पर्यटन जो है वो बढ़ जाएगा। अगर वातावरण शुद्ध रहेगा तो लोग घूमने के लिए आएंगे, नहीं तो घूमने नहीं आएंगे। और प्रदूषण के कारण से अरबों रुपए का नुकसान हर साल होता है। टिकाऊ विकास का जो छठा लक्ष्य है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG हैं, सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल जो सब तक पहुंचाने की मांग करता है, उससे वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तभी होगा, कब होगा, इसके लिए कुछ सुझाव हैं। हम जल स्रोतों को प्रदूषित करना बंद करें, जल संरक्षण करें, जल संचयन करें। हम सबका ये कर्तव्य हो कि हम एक एक बूंद पानी को संरक्षित करें, उसकी कीमत समझें। ये स्थिति तब है जब पूरे भूमि पर जो है जल का 3/4 हिस्सा है, और हमारे पास उस टोटल का 1% ही हम उस तक पहुंच पाए हैं। तब हमारी स्थिति ये है, हमको और ज़्यादा जल के संबंध में, जल प्रदूषण के संबंध में निदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ जल जनित बीमारियां हैं जिनको हमारे प्रीलिम्स में आ सकता है। डायरिया और डिसेंट्रीज, एमीबियास, कैम्पीपुलेक्टर एंटेरिजिटिस, कोलेरा, ई कोली डायरिया, रोटावायरस डायरिया, साल्मोनेलिसिस, सिलिजुलिसिस, ये जो बीमारियां हैं वो पानी के प्रयोग करने से होती हैं। आंतों में बुखार हो जाता है, एंटेरिक फीवर होता है, टाइफाइड, पाराटाइफाइड, पॉलीमाइलाइटिस, एस्काराइसिस, ट्राइचुरियासिस, टेक्निया सोलियम, टेनियासिस। और पानी से धोने के कारण त्वचा और आँखों में इन्फेक्शन होता है, उसका संक्रमण होता है। तो जितने भी स्किन रिलेटेड डिसीज़ेज़ हैं, आँखों में संक्रमण है, लाउस बॉर्न टाइफस है, ये सब प्रदूषित पानी से होता है, जल प्रदूषण के कारण से होता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 250 कंपनियां बनेंगी, बेचेंगी सिंगल ब्रांड फर्टिलाइज़र, किसानों को भी होगा फ़ायदा। तो जिस प्रकार से सरकार ने घोषणा की थी कि 1 नेशन 1 फर्टिलाइज़र, एक राष्ट्र एक उर्वरक, उसके तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना ये चलाई है। और 177 फर्टिलाइज़र जो कंपनियां हैं वो 2 अक्टूबर से इसी सिंगल ब्रांड
जो है भारत फर्टिलाइजर खाद को बेचेंगी। इससे लाभ ये होगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो एक समान होगी पूरे देश में, और उससे लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, और लोगों तक समय तक डिलीवरी होगी और लोगों को खाद की कमी नहीं होगी। और ये खाद जो है पॉइंट ऑफ सेल से बेचा जाएगा, जिसका मशीन के माध्यम से जो आधार नंबर से जुड़ी होगी, और उस पर किसानों का लैंड रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, ताकि किस किसान को कितना खाद दिया जाना है ये भी तय हो जाएगा। और ये तय होने से जो कालाबाजारी है वो भी रुक जाएगी। और इससे बस केवल एक खतरा है कि जो कंपनियां थी उनकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाए, और होना भी चाहिए। किसानों के हित में जो भी निर्णय है वो ज़रूर होने चाहिए। वहीं जो सब्सिडी है उसको बढ़ा दिया गया, क्योंकि सीधा कंपनी को सब्सिडी जाती है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रेट बढ़े लेकिन सरकार ने किसानों पर कोई असर ना आए उसके लिए सब्सिडी बढ़ा दी है। पिछले साल 1.62 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी, उसको बढ़ा करके इस बार 2.3 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है, ताकि किसानों पर इसका बोझ न पड़े और कंपनी भी अपने घाटे की पूर्ति कर सके। आगे बढ़ते हैं। टोमेटो फीवर, तो हमने मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं, हम कोरोना की बात कर रहे हैं, इसी के साथ में एक टोमेटो फीवर है, ये भी वायरल फीवर है। तो इसके लिए कौन कौन से लक्षण होते हैं इस बीमारी के? इस बीमारी के लक्षण हैं, शरीर में लाल रंग के फफोले दाने पड़ जाते हैं, तेज बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन होती है, ऐंठन के साथ पेट दर्द होता है, उल्टी और दस्त आती है, खांसी, छींक, नाक बहना, मुंह सूखना, डिहाइड्रेशन होना, थकान, कमजोरी, त्वचा में जलन, ये सब चीज़ें होती हैं। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अधिक प्रभावित करती हैं। 12 साल तक की उम्र के बच्चों तक हो सकती हैं, लेकिन 5 साल के कम से उम्र के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए? पानी और जो तरल पदार्थ हैं उसे पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। बच्चों को साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और जो भी संक्रमित है इस बीमारी से उसके सामान को शेयर नहीं करना चाहिए, साझा नहीं करना चाहिए। जो फफोले सूख जाते हैं उन पर खुजली न करें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसीलिए उस पर नारियल का तेल या सरसों का तेल लगाना चाहिए। हाथों को साबुन से धोते रहना चाहिए, और डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस बीमारी को हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि हाथों पर, पैरों पर और मुंह पर ही ये छाले जैसे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको करने की आवश्यकता है। टोमेटो फीवर वायरल फीवर है, इसके लक्षण ये है। प्रीलिम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। जंगली हाथियों के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच विकसित किया जाएगा कॉरिडोर। तो जंगली हाथी जो है मध्य प्रदेश में आ गए, और मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कोई संरक्षण नहीं होता था उनका, तो वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी, ये 3 टाइगर रिजर्व में 52 हाथी हैं जो वहीं जाके बस गए हैं, बाहर से आए हुए हैं, और इनको बसाने की रणनीति अब बना ली गई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम इसमें कॉरिडोर बना देंगे, ताकि मानव और हाथी द्वंद्व जो है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो रोका जाए। और इसके लिए जो भी कार्य योजना बनेगी, जो भी एक्शन प्लान बनेगा, वो नेशनल एलिफेंट प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय हाथी परियोजना को भेजे जाएंगे। जो अब इसमें छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर से लेकर के मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सीरी, डिंडोरी, अनूपपुर और शहडोल जिले में ये उमरिया मंडला तक इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा, और भोजन की व्यवस्था उनकी पर्याप्त की जाएगी। और हाथियों को भोजन में बांस बहुत पसंद है, तो इसीलिए इस कॉरिडोर में ज़्यादा से ज़्यादा बांस उगाए जाएंगे, और अन्य चीज़ें जो हाथी ज़्यादा खाते हैं उनको भी इसमें उगाने का प्रावधान है। और एक खाई ऐसी खोदी जाएगी जिसको हम हाथी रोधक खाई कहते हैं। हाथी उसके आगे नहीं बढ़ें, उसमें थोड़ा सा करंट भी डालेगा जिससे उनको नुकसान नहीं हो, लेकिन उस करंट से वो आगे ना बढ़ें। इस प्रकार की व्यवस्था भी वहाँ पर की जा रही है। तो ये एथिक्स का भी मामला है, और आपके पर्यावरण और आपके विविधता, जैव विविधता का भी मामला है। आज के इतिहास की बात करें तो आज ही के दिन साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अमृता प्रीतम का जन्म है। 1919 यानी 31 दिसंबर 1919 को जो गुजरावाला पाकिस्तान में है वहाँ पर आपका जन्म हुआ, और आपने पहली कविता जो है पंजाबी लिखी, अज आँखा वारिस साहनू, और इसने खूब प्रसिद्धि पाई।
पिंजर, रसीदी टिकट, बंद दरवाज़ा, कोरे कागज, ऐसी कई कविताएं, कहानियाँ और उपन्यास लिखे। 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ऐसा पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आप बनी। 31 अक्टूबर 2005 को आपने अंतिम सांस ली और आप अब इस दुनिया में नहीं हैं। 31 दिसंबर 1919 को आपका जन्म हुआ। आज के दिन 31 दिसंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम को स्वीकृति राष्ट्रपति महोदय ने दी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद ही हमारे देश में जो आज का राज्य की संरचना है वो सामने आई। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बने थे और आज हमें पता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हम अपने संघीय संरचना में पा रहे हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने काइनेटोस्कोप का पेटेंट प्राप्त किया आज के दिन। और जो काइनेटोस्कोप जो है वो फिल्म प्रोजेक्टर था। 1897 में आज ही के दिन यानी 31 दिसंबर को अमेरिकी आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन, वही अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने फिल्म प्रोजेक्टर, पहला फिल्म प्रोजेक्टर था काइनेटोस्कोप, उसका पेटेंट लिया। और ये पेटेंट इस पर जो ऊपर लगे पीप हॉल व्यू से फिल्म को देखा जाता था। जब हमने कई बार बचपन में देखा होगा कि हमको एक कैमरा जैसा मिलता था, ऊपर से हम उसमें अंदर रील घुमाते हुए देखते थे, वो इस प्रकार का ही कुछ होता था। ठीक है, तो आज के अंक में इतना ही। आप सब लोग जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।